Weather represents the specific conditions at a specific day, and climate represents the average conditions over many years. Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy, and we are going to discuss about the new chapter of biology, that is weather, climate and animal adaptations. There is a small difference between weather and climate. Weather represents the specific conditions on a specific day, while the climate represents the average conditions over many years. So first, the chapter term contains the weather. So the very first topic of the chapter is weather. What is weather? Weather is an atmospheric state of a particular region. एक पर्टिकुलर रीजन पर एटमॉस्फेरिक स्टेट जो है वो कैसी है. एटमॉस्फेरिक स्टेट की हम बात करें तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ हीट, क्लाउडीनेस, कि वहां पर कितने बादल हैं, कितनी गर्मी है, या फिर कितना सूखा है वहां पर, सूरज की किरणें या सनशाइन जो है वहां पर वो कैसी है, विंड कैसी, हवाएं कैसी चल रही हैं एंड रेन कैसी चल. जब हम इन सारी चीजों को इन ध्यान में रखते हुए बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की, सो दैट कंडीशन इज नोन एज वेदर. उसको क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है. ऐसा नहीं है कि सेम डे आपका वेदर सेम होगा. देखो, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वेदर जो है दैट इज चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली. वो क्या है, कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है. मींस मॉर्निंग में आपके पास क्या है, देखने पर सन्नी डे है, और वहीं आफ्टरनून में इट विल बी अ रेनी डे, वो रेनी डे बन जाता है. कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में आपके पास क्या है, इट्स अ रेनी डे, एंड व्हाइल ड्यूरिंग द सनसेट यू विल सी clear sky. So there is a lot of change in weather. Change in weather is a complex phenomena that it can vary over very short period of time. जैसा कि मैंने बताया अभी कि सुबह आपके सूरज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर आसमान है, दोपहर होते होते एकदम से क्या हो गया, विंड आने लग गई, और द वेदर चेंजेस टू अ रेनी डे, एंड आफ्टर 2 or 3 hours इट विल अगेन बिकम अ क्लियर. सो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वेदर जो है वो कैसा होगा. सो इट इज प्रेडिक्शन ऑफ वेदर इज नॉट एन इजी टास्क. Now, these changes which is caused in our surroundings or in our environment, that are changes caused by the sun. सन के द्वारा कॉज किए जाते हैं. देखो, सन जो हीट और लाइट सेंड कर रहा है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट में सेंड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अर्थ पर हॉटनेस भी फील होती है एंड हमें अर्थ पर कोल्डनेस भी फील होती है. सो it is the energy that is sent by sun is the one of the cause of the life on the earth. So sun is the primary source of energy, and energy absorbed and reflected by different surfaces like earth surface, atmosphere, ocean, they determine the weather at any place. एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई और रिफ्लेक्ट की गई, एब्जॉर्ब किसके द्वारा, देखो एनर्जी सेंड करने का एक ही मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, दैट इज सन. अब जो सन ने एनर्जी सेंड की है उसमें से हमने पढ़ा था कि कुछ एनर्जी जो है वो अर्थ अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. अब रिफ्लेक्ट बैक जो है वो एटमॉस्फेयर से भी हो सकती है, अर्थ सरफेस से भी हो सकती है, ओशियन से भी हो सकती है. So this energy absorbed and reflected back by the atmosphere, ocean and earth surface determine the weather at any place. There are various elements of weather. There are various factors which decides the weather at a particular place. Those factors are known as elements of weather. And the factors are temperature, winds, humidity and rainfall. These 4 factors determine or predict the weather at a particular place. So all these 4 factors are known as elements of weather. Let us discuss this elements of weather one by one. The first one is temperature. Temperature, देखो तुम रोज न्यूज़पेपर में देखते होगे कि आज का टेम्परेचर जो था वो कल से इतना ज्यादा था या इतना कम. सो हाउ दिस टेम्परेचर इज वेरिंग. हर एक लोकेशन या हर एक प्लेस का टेम्परेचर जो है वो अलग आता है. सपोज करो आपके नियर, आप एक्स सिटी के अंदर रहते हो, नियर बाय सिटी है,
तो वाई सिटी का टेम्परेचर अलग होगा, एक्स सिटी का टेम्परेचर जो है वो अलग होगा। ऐसा क्यों? हर एक लोकेशन का एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड ये डिफरेंट है। नेचर ऑफ सॉइल जो है वो मे बी सेम हो, बट एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है वो वेरी करती है। नेचर ऑफ सॉइल भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन अगर बहुत ज्यादा दूर है तो वो भी वेरी करती है। विंड एंड स्नो ये भी वेरी करता है। सो दिस ऑल दीज फैक्टर्स डिफरेंस कॉजेज द अर्थ सरफेस टू हीट अप अनइक्वली। अब हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इक्वेटर के ऊपर जो है वो सन की रेज जो पड़ती हैं दैट आर फॉलन स्ट्रेट, सो द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट एज कंपेयर टू द प्लेसेस नियर द पोल, बिकॉज एट पोल्स सन रेज जो है वो वहां तक या तो रीच ही नहीं करती, और जो रीच करती हैं वो क्या है, बहुत टेढ़ी जो है वो जाती हैं, और इक्वेटर के ऊपर जो सन रेज हैं दे आर फॉलिंग स्ट्रेट, therefore at equator the temperature is very much high। so इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस है एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है that is the main among all these factors which causes the earth surface to heat up unequally। nature of soil भी आपको मैंने बता चुकी हूँ कि कई सॉइल्स तो ऐसी हैं जो मॉइस्चर कंटेंट को क्या करके रखती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती हैं, उनका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। अब जो सरफेस अनइक्वली हीट अप होगा तो क्या होगा, वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो दैट विल कॉज डिफरेंट वेदर कंडीशंस। तो वहां पे क्या होंगी, हमारे पास अलग अलग वेदर कंडीशंस जो हैं वो होंगी। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हीट कंटेंट एट अ प्लेस। एक प्लेस पर हीट का जो कंटेंट है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब जो न्यूज़पेपर में आपने नोट किया कि आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर ये था, मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, हाउ दैट टेम्परेचर इज नोटेड डाउन, वो टेम्परेचर जो है वो कैसे नोटेड डाउन किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर होता है। दैट स्पेशल थर्मामीटर इज नोन एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये उस थर्मामीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, एंड द पिक्चर ऑफ दिस मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर इज शोन ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड। दिस इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। अब जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कब होता है, एट अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात को अर्थ जो है वो सन रेज रिसीव नहीं करती। जब सन रेज रिसीव नहीं करती तो वो टेम्परेचर जो है दैट इज कूलिंग डाउन, वो क्या हो जाता है, आपका गिर जाता है। सो अर्ली मॉर्निंग पर जो टेम्परेचर नोट डाउन होता है दैट इज नोन एज मिनिमम टेम्परेचर, और जो आफ्टरनून दोपहर के बाद जो टेम्परेचर नोट डाउन होता है दैट इज नोन एज मैक्सिमम टेम्परेचर, उसको कहा जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर इज विंड। अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं and different landforms present. Different water bodies like ponds, lakes, sea, ocean and so many streams are present, and landforms, different landforms के बारे में हम already पढ़ चुके। So डिफरेंट वाटर बॉडीज और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि वेदर के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स जो है इनके अलग अलग डिफरेंट रेट है एनर्जी एब्जॉर्प्शन का और एनर्जी रिफ्लेक्शन। दिस एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी रिफ्लेक्शन की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो सन से एनर्जी रिसीव हो रही है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब डिफरेंट रेट है एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का, तो वहां पर क्या होगा, अर्थ सरफेस जो है या हमारे पास एयर जो है उसकी अनइवन हीटिंग होगी। अनइवन हीटिंग होगी तो दैट विल कॉज प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से वहां पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर होगा, एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज विंड। इसको क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। अब विंड इज वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। देखो कई बार ऐसा देखा भी होगा आपने कि आसमान जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि आपका अब बारिश होने वाली है, एकदम से तेज हवाएं चलती हैं और बारिश नहीं होती, और सारा आसमान जो है, स्काई जो है वो आपका क्या हो जाता है, क्लियर स्काई बन जाता है। अगेन ऐसा भी देखा होगा जब आसमान जो है वो बिल्कुल साफ है, थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलती हैं और एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस
विंड। अब न्यूज़पेपर में या न्यूज में आपने ये सुना होगा कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो हवाएं चलेंगी। सो हाउ दिस स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड, और ये कैसे पता लगाया जाता है कि हवा जो है वो अरेबियन सी की तरफ से आ रही है या बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही है। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज एनीमोमीटर which is used to measure the speed of the wind and its direction. And the picture of anemometer is shown on the board. Next element of weather is humidity. The third element of weather is humidity. Humidity is the amount of water vapor that is present in the air. It indicates the likelihood of precipitation. And there are two types of humidity. First one is the absolute humidity and second one is the relative humidity. Absolute humidity means the amount of moisture basically is water vapor in the air, while the relative humidity, if I am talking about, the relative term is used when it is measured with respect to something. So relative humidity is the ratio of amount of water vapor in the air at a particular temperature, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना हो सकता है, दैट is put in the denominator. So it is the ratio of amount of water vapor in the air at a particular temperature divided by the maximum amount of water vapor in that air at that particular temperature. This relative humidity becomes 100%. Then the water vapors in the air starts falling on the earth in the form of rain. जब air के अंदर relative humidity की amount 100% हो जाती है, तो उस केस में एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो बारिश की फॉर्म में अर्थ सरफेस के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाए। एंड इट कैन नॉट एक्सीड व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, देन इन दैट केस द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड। एयर को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड कहा जाता है। इट मींस अब एयर के अंदर उससे ज्यादा वाटर वेपर या मॉइस्चर कंटेंट जो है वो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। नाउ this humidity is measured with an instrument that is known as hygrometer. Hygrometer measures the relative humidity, not the absolute humidity. Hygrometer diagram is shown on the board. Now, the fourth element of weather is rainfall. Rainfall, as we already discussed, when the relative humidity in the air becomes 100%, then there is a lot of chances that rainfall occurs. So, rainfall is predicted by the relative humidity. If intermediate layer temperature is low, then the water droplets or water vapor that are present in the air, they falls in the form of snow or hailstone. And when the atmospheric temperature is low near the ground, then the water vapor present in the air appears to be as fog. So सर्दियों में जो आपको धुंध दिखाई देती है वो इसी वजह से दिखाई देती है क्योंकि ग्राउंड के पास जो है वाटर वेपर तो एयर में हर जगह प्रेजेंट है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो लो हो गया है। दैट्स व्हाई द वाटर वेपर दैट आर प्रेजेंट नियर द ग्राउंड दे आर अपीयर्स टू बी एज फॉग। अब न्यूज में आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे आज 5 mm बारिश हुई या 10 mm बारिश। So how we will measure this 10 mm, the rainfall occurs is 10 mm or 5 mm. There is an instrument named rain gauge which is used to measure the rainfall, and the picture of this rain gauge is shown on the right hand side of the board. Now there is one department that is known as meteorological department. meteorological department क्या है? वेदर रिपोर्ट जो है वो फॉर्म करता है। जैसे आपको पहले पता चल जाता है कि उस दिन बारिश होगी, हाउ दैट यू विल नो, आपको कैसे पता चलता है? दैट रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट इज फाउंड बाय दिस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, दैट इज टेम्परेचर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड rainfall. Now the person who is working in this meteorological department or meteorology basically the study of weather, and the person who is working in the meteorology department, they are known as meteorologists. As the chapter name is containing the 3 terms, first one is weather, second one is the climate. So next we are going to discuss about the climate. Climate is weather conditions in an area over a long period of time.
वेदर तो क्या है आपका चेंज होता रहता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, while climate condition in an area over a long period of time, and it is affected by both natural factors as well as man-made factors which determines the climate. As we know, at different places there are different climates. Means during the May-June month in India it is hot or summer season, while in Auckland during the same time period, May month, the winter season is going on. So at different places, there are different climates and these are affected by natural as well as man-made. Now, how we calculate the mean temperature? Suppose during the summer, we can say that the maximum temperature is 40 degrees Celsius or the temperature remains is 40 degrees Celsius. So, how you calculate that mean temperature? For calculating the mean temperature, first you have to find out the एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. जो मंथ के टाइम पर आपने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसका एवरेज फाइंड आउट करना, and after that you have to find out the average of these average of temperature over many years, then you are able to find out the mean temperature calculation. Now we are going to discuss about the factors that are affecting the climate at a particular area. Now the factors affecting climate, the very first factor is latitude. Latitude is the distance from the equator. किसी प्लेस का इक्वेटर से क्या डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड में जो इक्वेटर के पास प्लेसेस हैं वो क्या करते हैं, वो वार्मर होते हैं एज कंपेयर टू अदर, क्योंकि जो सन रेज होती हैं दे आर फॉलिंग वर्टिकली एट द इक्वेटर. एंड जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो हमारा इंक्रीज होता जाएगा इक्वेटर से, तो सन रेज जो होंगी वो वर्टिकली फॉल होने की जगह पर वो स्लांटिंग वे में फॉल होंगी. जब वो स्लांटिंग वे में मतलब एक एंगल पे फॉल होंगी, नॉट एट 90 डिग्री. सो इन दैट पर्टिकुलर केस द हीट रिसीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर प्लेस is less as compared to the equator. So रीजन जो है या टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर there are three climate zones. First one is the torrid zone or tropical zone. In the picture you can see clearly torrid zone or tropical zone falls between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. दोनों साइड में है इक्वेटर के, नॉर्थ साइड में भी एंड साउथ साइड में भी. एंड दिस टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन कवर्स द latitude that is Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, and this is the hottest region on the earth. Next, if we are talking about that is temperate zone. In the northern hemisphere, this temperate zone lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle. While in case of southern hemisphere, you can clearly see this temperate zone lies between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. This temperate zone lies between the torrid zone and frigid zone. It is lying between the torrid zone and frigid zone. Now, if we talk about the third climatic zone, that is frigid zone, this frigid zone in northern hemisphere lies between the Arctic Circle and North Pole, while in case of southern hemisphere it lies between the Antarctic Circle and the Southern Pole. And this is the coldest region as the sun rays are reaching very less. In this particular region, there is a day for a 6 months and a day for and a night for a 6 months. Means in frigid zone, the sun rays rarely reach. So it is the among the three climate zones, this is the colder climate zone and this is the hotter climate zone. In this temperate zone, the temperature remains the moderate temperature रहता है, ज़्यादा नहीं रहता. This is all about the latitude. The next factor is altitude. Other factors that are affecting the climate is altitude. Altitude is the height of a place from the sea level. That is known as altitude.
जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर कम होता जाएगा एंड द प्लेस बिकम्स कोल्डर। सो इसीलिए कहा जाता है कि हायर एल्टीट्यूड पर जो प्लेस है वो क्या होता है, कोल्डर होता है। एंड इन जनरल वे यू कैन से कि 300 फीट एल्टीट्यूड पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है दैट इज रिड्यूस्ड। नाउ सेकंड थर्ड फैक्टर इज क्लोजनेस टू सी, कि कोई प्लेस सी के कितना पास है। अगर वो सी के पास है तो इट इज हैविंग द मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर द क्लाइमेट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। While as we are moving away from the sea, means sea से अगर उसकी closeness जो है that is increasing, so the place is having the extreme climate, means वहां पर जो summer season होगा that is very hot while the winter season is very cold. Now the fourth factor is wind. Wind जो है वो cold हो सकती है, hot हो सकती है, dry हो सकती है, humid हो सकती है। And the types of wind blowing is a main decisive factor for deciding the climate of a place, as rainfall at a particular place is also depend upon this wind. Now these all are latitude, altitude, closeness to sea and wind. They all are natural factors. Now one more factor is there, that is human factor or human activities. Human activities like greenhouse effect, excessive burning of fuels and release of pollutants affect the climate at a particular place. Next is climate of the earth. There are two factors that affect the climate on the surface of the earth. फर्स्ट वन इज द कि सन से कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारी अर्थ के ऊपर सेम एनर्जी रिसीव हो रही, उसी के बेसिस पर जैसी एनर्जी रिसीव होती है उसी के बेसिस पर अभी हमने 3 क्लाइमेट जोन्स जो थे वो स्टडी किए थे। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हेल्ड इन द अर्थ सिस्टम। अभी बताया था कि कुछ एनर्जी जो है जो सन से रिसीव हुई है दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लेस एंड कुछ एनर्जी जो है दैट इज reflected by the place. So this absorption of energy and reflection of energy supports the life on the earth. Depending upon these two factors, climate on the surface of the earth is decided. It means the energy that we receive from the sun decides the climate at a particular place and the weather at a particular place. There are various factors that are responsible for this climate of the earth. Now we are going to discuss those factors one by one. Factors that determine the availability of solar energy on the surface of earth are 3. First one is distance from the sun. Earth जो है वो near planet है about the sun, so it receives not a very huge amount, it receives the moderate amount of solar energy from the sun. The angle at which sunlight strikes at a particular location on the earth वेरीज बाय फर्स्ट इज लोकेशन, कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर वो इक्वेटर के पास में है तो इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, एट लो लैटिट्यूड इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, व्हाइल एट हायर लैटिट्यूड दैट इज एट पोल्स इट रिसीव्स द मिनिमम एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड इन द मिड लैटिट्यूड it receives the moderate amount of energy from the sun. Second factor is the time of the day, means during the early hours of the daytime the earth's surface receives less energy, while during the noon and afternoon time period it receives the maximum amount of solar energy. Third factor is season. Season means earth revolution around the sun, that also decides the amount of energy received by a particular earth surface. Fourth factor is earth rotation around its tilted axis. These are the 4 factors which decides the amount of energy received by the earth's surface from the sun. Second factor that determine the availability of solar energy on surface of earth is earth tilt. Due to the tilting of earth axis, change of season is experienced. When a hemisphere of the earth tilts away from the sun, winter is experienced. When a hemisphere of the earth tilt is near to the sun, then summer is experienced. एक हेमिस्फेयर के अंदर जब समर होगी तो दूसरे हेमिस्फेयर में विंटर होगी. Now in the given picture
one term is written, that is equinox. Equinox is when the length of the day equals the length of the night. During each year, it happens twice, around 20th of March and 23rd of September every year. The 21st of March is known as spring equinox, while 23rd September is known as autumnal equinox. And one picture on the left hand side of the board is shown, that is 21st June. That is known as summer solstice. Summer solstice means summer is experienced in the northern hemisphere. It means when the northern hemisphere is experiencing the summer, then the southern hemisphere is experiencing the winter. Now, on the right hand side, one picture of the earth is shown where 22nd December is written. It is known as winter solstice. Winter solstice means northern hemisphere now experiences the winter season while the southern hemisphere experiences the summer season. This is all about the earth tilt. And the third factor is sunrise and sunset. Sunrise and sunset also determine the length of the day. Areas near the equator experiences longer days due to the tilting of earth axis, while the day length becomes shortened as we are moving from the equator. Equator पर day length जो है that is larger, वो बड़ी है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज्यादा डे लेंथ होगी उतनी ज्यादा देर वो क्या करेगा, सन से एनर्जी को रिसीव करेगा. सन से एनर्जी को रिसीव करेगा तो इट मीन कि वहां पर हीट जो होगी दैट इज मोर. जैसे ही लेंथ जो है वो आपकी क्या होती जाएगी, डे लेंथ छोटी होती जाएगी, तो वहां पर सन से एनर्जी की जो अमाउंट है दैट विल बिकम शॉर्टर. देयरफॉर जो पोल्स हैं हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो हमारे लेस एनर्जी को रिसीव करते हैं. वहां पर अबाउट 6 मंथ्स की डे होता है और 6 मंथ्स की नाइट होती है. एंड ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो इट विल नॉट रिसीव so much amount of solar energy, therefore they are covered throughout the year with the snow. अभी तक हमने बात की थी वेदर की एंड क्लाइमेट की. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो इक्वेटर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, मीन्स इक्वेटर इज अ वेरी हॉट रीजन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटर पर रहता है दैट इज अडेप्टेड टू according to the surrounding condition. And if we talk about the living organisms which are living in the polar regions, they are adapted according to the cold environment. So climate play a vital role in the survival of living organisms. Living organisms के अंदर जो special features develop हुए हैं according to the environment, that is known as adaptation. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स भी कह सकते हैं हम. जो हॉट रीजन के अंदर एनिमल रहते हैं और जो कोल्ड रीजन के अंदर एनिमल्स रहते हैं, दोनों के अंदर जो अडेप्टेशंस हैं दे आर वो अलग अलग हैं. सो एनिमल लिविंग इन हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स have different survival mechanisms and features and habits that help animal to adapt to their surrounding. This is the process of evolution. Now, according to the different landforms, we are going to study how animals adaptation. The first one we are going to talk about the polar region. Animals की adaptation discuss करने से पहले हम ये discuss करते हैं कि polar region कौन से एरिया को कहते हैं. Polar region वो एरिया है that is situated near the pole, that is north pole and south pole of the earth. It is usually covered with snow. जब वो स्नो से कवर्ड है ज्यादातर, तो इट मीन्स दैट एरिया इज वेरी वेरी कोल्ड एंड टेम्परेचर फॉल्स बिलो -37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द विंटर सीजन. एंड in this polar region, sun does not set for 6 months in a year. It means the day is 6 months long, and for another 6 months there is no sunrise. It means the night is also 6 months long. The countries that are covered in this polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA, and Siberian region of Russia. There are many animals that are found in this polar region, and how these animals are adapted to this region, let us discuss that one by one.
The first animal is polar bear. Polar bear, as the picture shown, it is of white color, but the native place of the polar bear is Arctic region. If you remember the picture of the earth which I shown you earlier in this chapter, this Arctic polar region is near the North Pole. So polar bear found near the North Pole. It is a carnivorous bear, have large and wide paws with long claws. अब ये इसकी एडेप्टेशन है. द फर्स्ट एडेप्टेशन इज कार्निवोर्स बियर है जिसके लार्ज एंड वाइड पॉज है. पिक्चर में आपको शो किया हुआ है क्लियरली विद लॉन्ग क्लोज. अब इस एडेप्टेशन से फायदा क्या होता है? सो दैट दे कैन वॉक इजीली ऑन द स्नो, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास पाए जाते हैं तो दैट एरिया इज कवर्ड विद स्नो ऑलवेज. सो these adaptation helps in walk through the snow easily and swim through the water. These are warm-blooded animals, means they can easily maintain their body temperature constant. And there is a layer that is known as blubber. This layer is of fat under their skin, which helps them to prevent द हीट इनसाइड द बॉडी. ब्लबर जो लेयर है वो उनकी स्किन के ऊपर जो है वो पाई जाती है और ये एक फैट की लेयर है. उनकी बॉडी की हीट जो है वो इस लेयर से बाहर जो है वो मूव नहीं कर पाती. देयरफॉर देयर बॉडी टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेयर दैट आर फाउंड ऑन द स्किन ऑफ द polar bears, that are dense and fine thick fur. This fur is white in color. Snow is also white in color, and this fur is also white in color, so that they cannot be easily identified by the predators. Predators इसी वजह से इनको आसानी से नहीं ढूंढ पाते. And polar bear is able to identify the predator easily. पोलर बियर जो है वो प्रीडेटर को आसानी से देख लेता है, जबकि इनकी फर जो है वो व्हाइट कलर होने की वजह से स्नो के साथ मैच करती है और प्रीडेटर इनको आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. 3 एडेप्टेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली. लार्ज एंड वाइड पॉज होते हैं एंड लॉन्ग क्लोज होते हैं जिससे कि वो आसानी से बर्फ के ऊपर चल सकता है. सेकेंड, दे आर वार्म ब्लडेड and they are having a blubber layer. And the third one is their fur is of white color, so that the predator cannot identify them easily. The fourth adaptation is they are having the strong sense of smell. Strong sense of smell से क्या होता है? They are able to escape from the predators. वो बड़ी आसानी से अपनी स्मेलिंग पावर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रेडेटर्स को. एंड polar bear goes for swimming to cool itself during the warm season and after some physical activity. अगर उन्होंने कोई physical activity की है या season जो है वो warm है तो उसके बाद वो swimming के लिए जाना prefer करते हैं, so that their body remains cool. Now the skin of the polar bear, the skin which is under the fur or blubber, that is of black color. Black color is having the capability that it is the better heat retention capacity. Therefore their body heat does not escape from its body. Next is they strong sense of smell की वजह से एक चीज और होती है, they are easily able to locate its enemy, that is predator, and they are easily able to locate its prey, कि उसको किसका शिकार करना है. अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि पोलर बियर जो है वो एक कार्निवोर्स एनिमल है. कार्निवोर्स एनिमल है तो वो क्या करेगा? किसी एनिमल को ईट अप करेगा. सो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. नाउ द लास्ट वन इज that polar bear undergo hibernation during winters. Hibernation means during sleep. They are going to sleep during winters. जैसे कि पहले बताया कि पोल्स पर या पोलर रीजन में कितना होता है? डे की लेंथ होती है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और नाइट की लेंथ होती है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स. तो जब वो 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड पोलर बियर इज स्लीपिंग. अब वो स्लीप कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी?
उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती है जो फैट स्टोर है उसकी बॉडी में, वहां से, दैट इज blubber. This is all about the polar bear and the diagram of the polar bear is shown on the board. The next one is penguin. Penguin is found near the Antarctic region. It means near the South Pole. First adaptation is it is white colored front. Penguin की जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, फ्रंट जो है that is of white color and back जो है that is of black. White color की है तो that will match with the snow and it helps the penguin to escape from predators. This is the first adaptation in the penguin. Second adaptation is it is also having the blubber. Blubber is a fatty layer that is present under the feathery coat and it helps to prevent the heat loss from the body. And the third adaptation that is flippers. Flippers is like जो आपको साइड में विंग्स टाइप का दिख रहा है, that is the flippers and it helps to swim the penguin in the water and penguin is also the good swimmer. And the next adaptation that the penguin is having is special nasal passage. Nasal passage जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? रेस्पिरेशन के टाइम पे, इनहलेशन और एक्सहेलेशन के लिए। विंटर में ही फील होता है एक्चुअली, क्योंकि आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, तो उस केस में अपनी नोज नॉस्ट्रल्स के आगे आप ऐसे फिंगर लगा करके देखना तो आपको महसूस होगा कि एक्सहेलेशन के टाइम पे हमारी बॉडी से हीट निकलती है। सेम केस है विद एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयरफॉर पेंगुइन इज आल्सो हैविंग द स्पेशल नेजल पैसेज एंड इट हेल्प्स द पेंगुइन टू प्रिवेंट the heat loss during the exhalation process. Next, it generally huddle together. ये generally क्या है? ग्रुप में मूव करती हैं so that they can conserve heat. वो अपनी heat को बचा सके. Next is pedal like webbed feet and wings shaped like flippers. They help them to swim in the water. Therefore, they are also known as the good swimmer. And the last adaptation that the penguin is having, according to his habitat, is short and thick feathers. They help to prevent the heat loss from the body and they also make their body waterproof. ये जो feathers हैं, जो short और thick feathers हैं, they also make their body waterproof. This is all about the polar bears. Next animal that is found in the polar region is seal. Seal help them to thrive in the polar region. Means जो adaptive features हैं seal के, वो उनको polar region में survive करने के लिए help करते हैं. It is first adaptive feature is blubber. Blubber is the fatty layer that is present under the skin and it maintain the normal body temperature in the colder region. Next is it is also having the whiskers. Whiskers helps them to detect even small change in the water current. पानी के अंदर अगर small change भी होता है तो वो उसको detect कर लेता है with the help of the whiskers, जिससे वो predator से भी बच सकता है और अपने prey को जो है वो भी पकड़ सकता है. Next adaptive feature is fur, which is excellent heat insulator. This is all about the seal. Next living organism that is found in the polar region is Siberian crane. Siberian crane is a bird, not an animal. First adaptation is it migrate to warmer climate. ये वैसे तो कहाँ रहती है? पोलर रीजन में रहती है, लेकिन जब वहां पर विंटर सीजन होता है तो इन दैट केस it migrates to warmer climates and India is one of the place where it is migrating. Second adaptation is लंबी इसकी गर्दन होती है और चोंच होती है, जिससे कि ये पानी में से अपने प्रे को आसानी से पकड़ सके. इसकी लेग्स जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं वो कैसी हैं? लंबी हैं और उनमें टोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, जिससे ये कीचड़ के अंदर, मड के अंदर आसानी से चल सकती है. इसकी आईसाइट जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है, हाईली डेवलप्ड है. फैट इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी विच हेल्प्स दिस साइबेरियन क्रेन व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड it is the source of energy for its body. This fat is the source of energy for their body when there is a lack of food. और माइग्रेशन का रीजन, दो रीजंस हैं. फर्स्ट रीजन इज कि वहां पर कोल्डर टेम्परेचर है तो ये वार्मर क्लाइमेट में जो है वो मूव करती है, जिससे कि ये शॉर्टेज ऑफ फूड को भी, कंडीशन को भी क्या कर सके? अवॉइड कर पाए. नाउ द नेक्स्ट एडेप्टेशन इज इट शेड देयर वॉट एंड टॉर्न फेदर्स. आपको दिख रहे होंगे
साइबेरियन क्रेन्स के साइड पे क्या है, बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट है। ये अपने जो इसके कटे हुए या टूटे हुए जो फेदर्स होते हैं उनको शेड करने की कैपेबिलिटी रखती है। दिस शेडिंग इज ऑल्सो नोन एज मोल्टिंग एंड दिस शेडिंग ऑफ फेदर्स इज डन वंस और ट्वाइस अ ईयर, या तो एक बार साल में या 2 बार हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, ये जो है ये हमेशा क्या करती है, ग्रुप के अंदर फ्लाई करती है, जिससे कि एनर्जी लॉस जो है वो मिनिमम हो, और दिस फ्लाई इन फ्लॉक्स इज ऑल्सो हेल्प देम टू अवॉइड प्रीडेटर। ये प्रीडेटर्स को अवॉइड करने में भी हेल्प करता है और एनर्जी लॉस से भी इनको बचाता है। दिस इज ऑल अबाउट द साइबेरियन क्रेन एंड द पोलर रीजन एनिमल्स which are adapted according to the climate. Now, the next region that we are going to talk about is tropical rainforest. Tropical rainforests are those forests which are located near the equator. Here, the climate is generally the hot and humid. Hot means the temperature, maximum temperature can go beyond 40 degrees Celsius, while the minimum temperature is also above 15 degrees. Minimum temperature जो है डे का throughout the year, that is above 15 degrees Celsius, and the maximum temperature that goes is beyond 40 degrees Celsius. As this region is lying near the equator, so the length of day and night are almost equal throughout the year, and climate is humid, so it receives rainfall throughout the year constantly. Now, there are different layers of tropical rainforest. The first layer is forest floor. Forest floor is the first layer, and here no vegetation is grown. यहाँ पर कोई भी vegetation नहीं होती generally, and it is known as the first layer. Next layer is understory layer. Understory layer is also known as the second layer. Little sunlight is reaching, so there may be small herbs or shrubs, they are found in this particular layer. And the third layer, that is canopy layer. Canopy layer is known as the topmost layer of the tropical rainforest. It forms the crowns of a dense layer of trees. मतलब trees जो हैं, they are forming the dense crown here. This is all about the tropical rainforest. Now we are going to talk about the animals that are found in this tropical rainforest and their adaptations according to the environment. The first animal is lion-tailed macaw. Macaw is the inhabit of canopy layer. ये generally कहाँ रहते हैं? Canopy layers में रहते हैं, जो topmost layer है tropical rainforest. They are good climbers also, and they are known as the arboreal animals. Arboreal animals वो animals होते हैं जो generally trees पर रहते हैं most of the time. First adaptation is they are having the long tails which help them to leap up to 5 meters. Next adaptation is चिक पाउचेस. फेस पर आपको दिखेंगे तो इनके चिक पाउचेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं विच कैन स्टोर द फूड. नेक्स्ट इज द मेन फूड फॉर दिस लायन टेल्ड मकाउ इज सीड्स, leaves, flowers, and some insects. The next adaptation that is found in this lion-tailed macaw is mane. This mane is present around the face from the head to the cheeks. जो आपको white कलर के यहाँ पर बाल टाइप का कुछ दिख रहा है from the head to the cheek to the chin. हेड से लेकर के चिक से पास होती हुई चिन तक जो आपको एक व्हाइट कलर की बियर्ड टाइप की दिख रही है, दैट इज नोन एज मेन. उसको मेन कहते हैं, एंड दैट इज ऑफ सिल्वर व्हाइट कलर. वो सिल्वर व्हाइट कलर की होती है और वो फेस के चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मेन, दिस लायन टेल्ड मकाओ इज ऑल्सो नोन एज बियर्ड एप. दिस इज ऑल अबाउट द लायन टेल्ड मकाओ. नेक्स्ट एनिमल is red-eyed tree frog. The picture of red-eyed tree frog is shown on the board. देखो नाम ही बता रहा है रेड आइड, यानी कि आईज जो है वो कैसे हैं, रेड कलर की हैं. ट्री फ्रॉग, फ्रॉग भी कभी ट्री पर रहता है. यस, दिस फ्रॉग इज लिविंग ऑन द ट्री. ये फ्रॉग जो है वो ट्री पर रहता है. सो दे फॉर क्लाइंबिंग द ट्री, इस फ्रॉग को ट्री पर चढ़ने के लिए इसके पास फर्स्ट एडेप्टेशन क्या है कि this frog is having sticky pads or suction pump in there so that this frog can climb the tree easily. Next, this is the nocturnal animal. Nocturnal animal का मतलब होता है जो दिन में सोता है और during the night time the animal is awaking. रात को जो जागता है और दिन में सोता है,
ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है? नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है। सो दे स्लीप अंडर द लार्ज लीव्स ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में ही इसने क्या करना है? सोना है। डे टाइम में ये कहां सोता है? लार्ज लीव्स के अंडर सोता है। ब्राइट ग्रीन बॉडी है विद ब्लू साइड्स एंड पेल येलो स्ट्रिप। दिस बॉडी is adapted for this rainforest, and this body type helps in the camouflaging. Camouflaging means it can blend its body color according to the leaf color. लीव कलर के अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी कलर को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। नाउ रेड एंड बल्जिंग आईज जो आपको दिख रही हैं, दे हेल्प इन स्केयरिंग द प्रीडेटर्स। वो क्या करती हैं? प्रीडेटर्स को भगाने में मदद करती हैं। दिस इज about the red-eyed tree frog. Next is toucan bird. Toucan bird, as the picture shows, it live on the upper layer of trees, that is the canopy layer, and it feed on nuts, birds and lizards. As it is living on the canopy layer, so most of the animals does not reach that position. Therefore, it can easily feed on nuts. Now, one adaptation is it is having the large, strong and sharp beak. इसकी क्या होती है? लार्ज होती है बीक, जैसे भी कि आपको दिख रही है, बड़ी भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और शार्प भी है। जो इसने नट्स को और बेरीज को ईट करना है जो कैनोपी लेयर के टॉप पे प्रेजेंट हैं, सो उनको स्क्वैश करने में, उनको निचोड़ने में दैट इज हेल्पिंग। बीक जो है वो उसमें उसकी मदद करती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बीक है और नैरो लेदरी टंग है, जिसकी वजह से ये स्मॉल बर्ड्स और लिजार्ड्स को कैच करने में भी हेल्प करती है। दिस इज ऑल अबाउट द टाउकन बर्ड। नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल इज एलिफेंट। एलिफेंट इज हैविंग अपर लिप एंड नोज फ्यूज टुगेदर विच इज नोन एज द ट्रंक। दिस ट्रंक इज हैविंग मेनी फंक्शंस। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मदद करती है, फीडिंग खाने के लिए मदद करती है, स्मेलिंग में हेल्प करती है, ड्रिंकिंग में हेल्प करती है, लिफ्टिंग लोड्स सामान उठाने में भी हेल्प करती है, ग्रास्पिंग एंड डिफेंडिंग में भी हेल्प करती है। नाउ द एडल्ट एशियन मेल एलिफेंट्स हैव मॉडिफाइड टीथ एंड दीज मॉडिफाइड टीथ आर नोन एज टस्क। उसको क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है। अब हाथी के आपने कान भी देखे होंगे, दैट ईयर्स आर वेरी लॉन्ग। वो क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। बड़े होने की वजह से उनकी सेंस ऑफ हियरिंग जो होती है दैट इज वेरी वेल डिफाइंड, वो बहुत ही हाईली डिफाइंड होती है। So their sense of hearing is very keen, and these large ears also help the elephant to keep its body cool. Now, the main food of the elephant is tree bark, and it consumes the food in a very large amount. The another adaptation that is adapted is they are having the peculiar food structure. This peculiar food structure helps them to move easily on the uneven surfaces and as well as help them to walk easily in the swampy areas. This is all about the tropical rainforest animals adaptations. Now the next is the desert animals adaptation. First we are going to talk about the desert. Desert is having hot and dry climate. Hot means the temperature is very much high, and dry means it is receiving the very less or no rainfall. So the animals live in the desert area are adapted according to this climate. The very first animal is camel. कैमल की बैक पर एक उठा हुआ स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज हम्प. दिस हम्प कंटेन्स द फैट एंड विच एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स. एंड कैमल के अंदर एक और फीचर है, इट हैज लेस यूरिनेशन एंड स्वेटिंग सो दैट इट कैन live without water for longer days. The third adaptation is it is having the wide feet so that it can walk easily on the sand. The maximum temperature that a camel can tolerate is up to 42 degrees Celsius. The last adaptation is it is having the 2 rows of long bushy eyelashes. Eyelashes क्या होती हैं? जो आंखों के ऊपर आपके ये ब्लैक कलर के हेयर्स हैं, they are known as eyelashes. जो यहाँ पर हैं, ठीक है, ये चीज. इसी तरीके से कैमल के जो आई लैशेज हैं दे आर 2 रोज. उसमें हमारे में तो क्या है, एक सिंगल रो प्रेजेंट है. इनके में क्या है, 2 रोज जो है वो प्रेजेंट होती हैं लॉन्ग बुशी आई लैशेज की. साथ में थिन एंड स्लिट लाइक नॉस्ट्रिल्स हैं
so that it can protect them from dust storms. जो आंधियां वहां चलती है, मिट्टी वाली, धूल वाली आंधियां, उससे इसको बचा सके. So these are the adaptations of camel. This is the first animal of the desert. The next animal of the desert is kangaroo rats. The picture, as the kangaroo rat picture is shown on the board, kangaroo rats are adapted so that they can survive in the desert. The first one is they need little water for the survival. Then again they can survive. Even जो seeds के अंदर, जो seeds ये feed करते हैं, उसके अंदर जो water present है, उससे भी ये क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर एडेप्टेड एंड दे आर हैविंग किडनीज. इनके पास किडनीज प्रेजेंट होती हैं so that they can reduce and concentrate the urine. They are having the massive hind leg. Massive hind leg. Hind legs का मतलब होता है पीछे वाली टांगे जो है वो इनकी काफी बड़ी हैं, so that they can jump easily up to 9 feet. ये 9 feet तक की जंप जो है वो कर सकते हैं. दे आर एक्सट्रीमली गुड सेंस ऑफ हियरिंग. गुड सेंस ऑफ हियरिंग से क्या होता है कि ये प्रीडेटर्स की अप्रोच को डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर प्रीडेटर कोई इनके पास आ रहा है, दे कैन हाइड इन द ब्यूरोज. वो ब्यूरोज के अंदर क्या करते हैं, छुप जाते हैं. एंड दे लिव इन द ब्यूरोज ड्यूरिंग द डे टाइम and comes out of the bureaus during the night time when the climate becomes cool. This is all about the kangaroo rat. And the next animal that is adapted to the desert is fennec fox. Fennec fox is found in Sahara desert. As this fox is living in the desert, so it can survive without water for a longer time. First adaptation is it is having large bat-like ears which dissipates its body heat. जो उसकी body heat को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, and keeps the body of the fennec fox cool. Second adaptation which is adapted in fennec fox is long and thick hairs. This long and thick hairs act as an insulation during the cold nights. ये insulation का काम करते हैं. Insulation means उसकी body से heat को बाहर नहीं जाने देते when there is a cold night. And these hairs also protect them from hot sun during the daytime. The third adaptation that is found in this fennec fox, it is having the hairy feet. This hairy feet protect them from hot sand. hot sand से उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उसके फीट को. जब आप गर्म रेत पे चलते हो तो आपको क्या लगता है, पाँव ऐसा लगता है ना जैसे जलने लग गए हैं. तो ये हेयरी फीट्स जो हैं वो उसको उस चीज से बचाते हैं. सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स टू डिग अंडरग्राउंड डेंस. अंडरग्राउंड डेंस जो है वो उसको खोदने के लिए मदद करते हैं. दीज हेयरी, एज दीज आर फीनिक फॉक्स इज आल्सो द नॉक्टर्नल एनिमल्स. नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं और ब्यूरोज में रहते हैं. सो ये दोनों हैबिट्स कि नॉक्टर्नल वाली हैबिट और ब्यूरोइंग वाली हैबिट, ये दोनों हैबिट्स जो है इसकी वो इसको दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड its adaptation, climate adaptation. Still, if you are facing any difficulty in this, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.